हेलो दोस्तों, अभ्यास डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। आज मैं आप सभी के सामने जो एफकैट का मॉडल पेपर 1 है जो उन्होंने निकाला है, उस मॉडल पेपर 1 की जो पूरा जीके का पार्ट है, उस जीके के पार्ट के डिटेल सोल्यूशन को मैं लेकर के आया हूँ। देखिए, ये केवल जीके के पार्ट ही नहीं है, उसके साथ क्वेश्चन के साथ में मैंने थोड़े से इन्फोग्राफिक्स भी लगाए हैं जो सोल्यूशन, ताकि चीजें बहुत कहते हैं रिलेटेबल लगे और सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। तो मैंने इन्फोग्राफिक भी लगा दिए हैं कि क्वेश्चन खाली मैं आपको सोल्यूशन नहीं दूंगा, डिटेल सोल्यूशन केवल क्वेश्चंस का नहीं दूंगा, मैं आपको साथ में इंफॉर्मेशन भी दूंगा और उनको सोल्यूशन करके दूंगा। और आपको मानना पड़ेगा कि ये जो मॉडल पेपर है, ये केवल मॉडल पेपर नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है कि आगे ये जो वेंडर है ये पेपर कैसा बनाएगा 31 तारीख को। ठीक है, और आई कैन क्लेम कि जिसने इस वीडियो को सही से देख लिया, इसके एक्सप्लेनेशन को सही से देख लिया, उसके ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से ही बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि घूम फिरा करके इस पूरे पेपर से कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना, और नहीं आएगा तो कोई थीम तो आपको पता चल जाएगी ना कि ये थीम इंपॉर्टेंट है, तो आप उस थीम पे और अच्छे से जोर दे सकते हो। तो कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ मिलेगा ही मिलेगा, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएगा आपको वहां पर, या फिर थीम मिल जाएगी। उसी थीम को आप प्रिपेयर कर लोगे तो उस थीम से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर आपको कुछ ना कुछ लॉजिक मिल जाएगा इस वीडियो के थ्रू कि ऐसे लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा तो आप ऐसे नहीं जाओगे, आप यहां से कुछ ना कुछ लेकर के जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और अभी ये मॉडल पेपर 1 है, जैसा रिस्पॉन्स रहेगा मैं मॉडल पेपर जो 2 है उसका भी जीके का पार्ट लेके आऊंगा, और आप लोग बोलोगे तो मैथ और इंग्लिश को भी हम लोग करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ठीक है, तो हम लोग उसे भी लेकर के आएंगे। तो ये देखिए, ये एफकैट का मॉडल पेपर 1 है। ठीक है, और मॉडल पेपर 1 में जो जीके पार्ट है वो 31 से लेकर के 55 क्वेश्चन हैं जीके के। ठीक है, ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन आने की बात है, और मल्टीप्लाई 3 75 मार्क्स का है टोटल। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है, 31 से 55 तक है। जिनके पास ये पेपर नहीं है वो हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यास एक्स डिफेंस, अभ्यास एक्स डिफेंस, ये डी कैपिटल का बनाइएगा और ऑफिशियल ये डालिएगा तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको पिन मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का लिंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 31 से देखिए शुरू है, तो 31 वाला क्वेश्चन हमारा क्या है। 31 वाला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ब्लू ही रखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि विच मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। और वंदे मातरम हम सब आप गाते हैं, सुनते भी हैं, तो वंदे मातरम पे क्वेश्चन है। अब एटसेल ने ऐसे ही वंदे मातरम नहीं दे दिया है, सॉरी, इसको इसलिए दिया है क्योंकि वंदे मातरम को 150 ईयर्स हो रहे हैं। तो एटसेल यहाँ पे क्या साइन दे रहा है, साइन ये दे रहा है कि जिन जिन चीजों के 100 550 50 ईयर्स, 100 ईयर्स या 150 ईयर्स हो रहे हैं इसी बार, उनसे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। वो कल्चरली इंपॉर्टेंट चीज हो या नेशनल इंपॉर्टेंस चीज हो, तो हम उसको दे सकते हैं। तो आपकी नजरों में कोई भी इन न्यूज ऐसी है कि ये इसके 550 साल हो रहे हैं इसके, जैसे अभी नीति आयोग के 10 साल हो गए हैं इस बार, नीति आयोग के 10 साल हो गए हैं क्योंकि 2015 में बनी थी। ठीक है, और 25 में ऑलमोस्ट कितने साल हो गए, 25 में इसके 10 साल हो गए। तो देखिए, नीति आयोग पे भी इन लोगों ने क्वेश्चन डाला है यहाँ पर। तो दे गिविंग द साइन कि जहां पे जो भी इंस्टीट्यूशन या जो भी कल्चरल इंपॉर्टेंस की चीज अगर 10 50 या जितने भी साल पूरे होते हैं तो वो इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो देखिए, 10 साल नीति आयोग के होते हैं, हुए हैं, और 10 साल में देखिए नीति आयोग से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नीति आयोग पे भी इन लोगों ने क्वेश्चन बना दिया है मॉडल पेपर 1 में ही। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने बोला था ना कि इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा कि कैसे एक्सेल क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है, क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम उससे, वो सब कुछ हम इस वीडियो के थ्रू समझ लेंगे। ठीक है, इस पेपर के थ्रू समझेंगे। ये पेपर मैं अगेन बोल रहा हूँ, कोई सॉल्यूशन मात्र नहीं है। इसमें आपको फ्यूचर में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, किन किन एरिया से आ सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट थीम्स होगी, उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या लॉजिक लगाना है, मतलब ये सारी चीजें आपको इस वीडियो से मिलेगी। मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन
ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई, तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ये बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चटर्जी सी आंसर है इसका। ठीक, अब 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें रीजन और असर्शन वाला है। जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, विजिट करें चैनल में। आप लोग को हमारे चैनल में ही एक्सेल के हमने जो इंपॉर्टेंट थीम्स है पूरी जीके की और करंट अफेयर की हमने डाल रखी है। ठीक है, आप उसको जाकर के देखिए। ठीक है, और ये जो वीडियो है पार्ट है हमारे याला बैच का, रिवीजन बैच है हमारा। किसके लिए? एफकैट के लिए। ठीक है, एफकैट के लिए रिवीजन बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जिसकी वीडियो चल रही है। साथ में हम लोग जो लोग नए हैं बता दें, हमारा जिद बैच चल रहा है फ्री में। ठीक है, जिद बैच फ्री में चल रहा है। किसके लिए है? सीडीएस एंड सीएपीएफ जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारी पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री और इन सबकी इंग्लिश की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप जरूर विजिट करिएगा। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। असर्शन एंड रीजन। ठीक है, अभी मैंने डिफेंस के भी वीडियो एक डाली है। तो करंट अफेयर की, डिफेंस की, करंट मतलब डिफेंस रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेज हुई हैं, जितनी भी जो चीज हुई हैं, वो 4 महीने का मैंने डाला है। ठीक है, जनवरी से अक्टूबर तक का, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, वो एफकैट में ही, एफकैट के लिए ही है सोलली। ठीक है, उसको जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो असर्शन एंड रीजन इज लेवल। असर्शन क्या कह रहा है कि प्रोटेस्ट बाय द लाला लाजपत राय who was organized in Lahore in 1928 against the साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के अगेंस्ट में लाला लाजपत राय ने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। क्या ये असर्शन सही है? तो दिस असर्शन इज राइट, बिकॉज साइमन कमीशन, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं साइमन कमीशन क्या है। साइमन कमीशन वाज दी, जब 1919 के जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ रिफॉर्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन बैठाला कि वो कमीशन इंक्वायरी करेगा कि भाई क्या क्या इस एक्ट में रिफॉर्म करके एक नया एक्ट बनाया जाए। तो इसी साइमन कमीशन के रिफॉर्म, इसकी सजेशन के बेसिस पे ही 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। ठीक है, जिसे हम इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 के एक्ट से बहुत कुछ लिया है, उसने सोर्स है। ठीक है, मेजर सोर्स है। ठीक है, तो लाहौर में किया था, बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल मेंबर इन इट, बिल्कुल। रीजन यही था, मतलब इंडियंस जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इंडियंस के प्रोटेस्ट करने का मेन रीजन यही था साइमन कमीशन के अगेंस्ट में, कि ये हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहा है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने जा रहा है, लेकिन इसमें एक भी इंडियन नहीं है। मतलब इंडिया के लिए तुम रूल बनाने जा रहे हो और एक भी इंडियन नहीं है, तो दिस इज दी ऑल्सो राइट। तो असर्शन सही है, रीजन सही है। तो आंसर इज सी, बोथ रीजन एंड असर्शन आर ट्रू, बट बट एंड रुको रुको रुको, करेक्ट एक्सप्लेनेशन डी 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 की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो डी आंसर होगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, और ये देखिए साइमन कमीशन के अगेंस्ट विरोध हो रहा है। ठीक है, ये लाला लाजपत राय हैं, इनकी मौत हो गई थी लाठियों से ही, इसी कमीशन के, साइमन कमीशन के अगेंस्ट ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे प्रोटेस्ट, वहीं पे लाठी चार्ज किया पुलिस ने, तो वहीं पे उनकी मौत हो गई 17 नवंबर, कर दिख रहा है आपको, 17 नवंबर 1928। ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, जस्ट रिवाइज देयर। ठीक है, अब इन विच ऑफ द जियोपॉलिटिकल रीजन डज द कंट्रीज पार्टी टू द साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट आर लोकेटेड। मतलब साउथ चाइना सी जहां पे पार्टीज लोकेटेड हैं, कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, वो किस रीजन में है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सी की रीजन में, एशिया अटलांटिक, इंडो अरेबिक या इंडो पैसिफिक। तो ये देखिए मैंने इन्फोग्राफी लगाया है, ऐसे तो पता ही ना चलता। ये इंडो पैसिफिक ओशियन है। अब इसी इंडो पैसिफिक ओशियन के रीजन में देखिए साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी कहाँ मिल रहा है आपको? साउथ चाइना सी मिल रहा है आपको पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैंने अपनी जो इंपॉर्टेंट टर्म वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि क्वेश्चन जो ज्योग्राफी पूछ रहे हो वो बहुत कॉन्सेप्चुअल पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे एक अर्थक्वेक वाला क्वेश्चन दिखेगा, ये देखिए। ये भी ज्योग्राफी पे जितने भी क्वेश्चन अब आ रहे हैं, चाहे वो सीडीएस में हो चाहे एनडीए में हो, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे ही आ रहे हैं, क्योंकि और थोड़ा सा डीप होता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी अच्छे से प्रिपेयर करनी है आप सभी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि फॉर्म ऑफ द कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कैसे होता है? तो देखिए पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि कंडेंसेशन होता कैसे है। देखिए जैसे वाटर है, ठीक, हीट जैसे बढ़ेगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ करके ऊपर
जाएगी, ठीक है, कन्वेंशन के थ्रू ऊपर जाएगी, फिर टेम्परेचर गिर जाएगा, टेम्परेचर गिरने के बाद ये इसका कंडेंसेशन हो जाएगा। जब इसका कंडेंसेशन हो जाएगा इसका, तो ये अलग अलग फॉर्म में, मतलब वाटर वेपर का कंडेंसेशन हो जाएगा तो ये अलग अलग फॉर्म्स में क्या होगा, अर्थ पे वापस आएगा सरफेस में। कैसे कैसे आ सकता है, एक आ सकता है ड्यू में, ड्यू के फॉर्म में, एक फॉग के फॉर्म में आएगा, एक आ सकता है फ्रोस्ट के फॉर्म में, और एक आ सकता है मिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। ये अलग अलग फॉर्म में आ सकता है। डिटेल में जानने के लिए मेरी ज्योग्राफी की वीडियो की प्लेलिस्ट होंगी, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी मेरी आज से शुरू हो चुकी है वहां पर, ठीक है। तो चलिए देखिए देखिए, अब यहाँ पे इनसे तो बनता है, अब और ज्यादा इसमें ये जब इनसे बनता है, और अब आपको एक चीज ये भी याद रखने की जरूरत है कि ड्यू कब बनेगा, मतलब कंडेंसेशन किस लेवल पे होगा। मैंने बताया ना कि जब टेम्परेचर गिर जाता है तब कंडेंसेशन होता है, जब टेम्परेचर गिर जाता है, टेम्परेचर किस लेवल पे गिरेगा कि ड्यू और फॉग बन जाएगा। वो तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, मैं आपको और लेवल पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जब जो ड्यू पॉइंट है, ड्यू पॉइंट ज्यादा रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट से, आपके क्या बनेगा, ड्यू और फॉग बन जाएगा। लेकिन अगर ड्यू पॉइंट से कम है, ड्यू पॉइंट कम है फ्रीजिंग पॉइंट से, मतलब फ्रीजिंग लेवल पे टेम्परेचर है कि चीजें फ्रीज हो जाएं, फ्रीजिंग लेवल पे टेम्परेचर है, तो फ्रॉस्ट बन जाएगा और मिस्ट बनेगा, ठीक है। मतलब जो कंडेंसेशन होगा वो कंडेंसेशन किस वे फॉर्म में होगा, मिस्ट और फ्रॉस्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। ये बात याद रखेगा। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे जनरली वो ये पूछ रहा है, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन आपसे जनरली वो ये पूछ रहा है कि भाई किससे, मतलब कह रहा है कि रिस्ट्रिक्ट द विजिबिलिटी टू लेसर एक्सटेंट, मतलब कौन विजिबिलिटी को वो करता है, क्या नाम है, रिस्ट्रिक्ट करता है। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो डी होगा, ठीक है, मतलब 2 का 1। आप देखिए लॉजिक लगाइए तब भी आपको दिखेगा। आप फॉग जानते हो क्या होता है, फॉग चारों में से ये 1 2 3 4 है, 4 में से आप किसी एक को पिक कर लो जिसको आप अच्छे से जानते हो। आप मान लो फॉग को पिक कर लो, फॉग को आप अच्छे से जानते हो ना, फॉग के बारे में, ड्यू और मॉस्ट के बारे में नहीं जानते हो तो फॉग को पिक करो, ठीक। कौन सी लाइन फॉग को ज्यादा सूट कर रही है, सूट कर रही है, क्या फॉग विजिबिलिटी को रोक देता है, मतलब विजिबिलिटी को कम कर देता है, बिल्कुल। तो 2 का 1 तो होगा होगा, 2 का 1 कहीं और है, नहीं है, तो यही मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। बाकी हम और चेक कर लेते हैं। फ्रोस्ट पता है क्या है, मैंने अभी बताया आपको फ्रोस्ट क्या होता है, ड्यू पॉइंट से, ड्यू पॉइंट क्या होगा, ड्यू पॉइंट से ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जब ये कंडेंसेशन तभी होगा, कंडेंसेशन का जो वाटर वेपर कंडेंसेशन फ्रॉस्ट में तभी होगा जब फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर हो तब कंडेंसेशन हो रहा है, तो वो डायरेक्ट जो कंडेंसेशन का जो फॉर्म होगा, जिस फॉर्म में कंडेंसेशन होगा वो होगा फ्रॉस्ट में। तो क्या निकल के आ रहा है, ये किससे मिल सकता है कि वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू द बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल बात सही है, फ्रॉस्ट का ये हो सकता है। तो देखिए बाकी और सोचने की जरूरत ही नहीं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा एलिमिनेशन वर्क करना है, थोड़ा सा बैठ करके थोड़ा सा सोचना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। मैचिंग में तो बहुत ज्यादा इजी होता है और इनके मैचिंग तो और ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। बाकी आप मैच कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 35 क्या कह रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब देखिए ये नॉट करेक्टली मैच कह रहा है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो आपको ये चीज देखना है कि इसमें प्लेयर्स दिए गए हैं, ठीक है, और सारी लेडी वुमेन प्लेयर्स ही हैं, और कह रहे हैं कि किस गेम से इनका रिलेशन है। तो देखिए पहला सही है, दीपिका कुमारी है, ये आर्चरी से ही है, मेनिका बत्रा ये टेबल टेनिस से है। देखिए और एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ये जिस फॉर्म में इसको बनाया गया है वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि दे जस्ट वांट कि आपको थोड़ी सी नॉलेज इतनी हो गेम से रिलेटेड कि कितना वो रिक्वायरमेंट कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। वो बस इतना चाह रहे हैं कि आप प्लेयर्स के थोड़ा बारे में ये जानते हो कि वो किस गेम से रिलेटेड हो, ठीक है। ये बात आपको ये पता होना चाहिए। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो है वो किस गेम से हैं, और साथ में ये पता होना चाहिए कि ये पता होना किस गेम से हैं, और साथ में ये पता होना चाहिए कि क्या उन्होंने कोई मेडल पाया है। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए बस। अगर आप बैठे हो तो आप एक बार इनमें से किसने क्या जीता है इसी 2024-25 के टाइम पे, ये एक बार गूगल कर लीजिएगा इनको, मेरी तरफ से ये होमवर्क समझिए, ठीक है। तो बस इतनी चीजें गेम में आपको याद रखनी है कि प्लेयर किस गेम से रिलेटेड है और क्या उससे कोई मेडल मिला है, ठीक है, क्या उसकी विक्ट्री है। तो इसका आंसर है सविता बत्रा, जो करेक्टली मैच नहीं है, ये लॉन्ग जंपिंग से नहीं है, ये आपकी
हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें तो बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे क्या देने की जरूरत थी, यहाँ पे ये बताने की जरूरत थी कि आपको लॉजिक कैसा लेके चलना है। आपको लॉजिक ये लेके चलना है कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा गेम्स में। प्लेयर दे देंगे, प्लेयर किस गेम से है ये पूछ लेंगे, या उस प्लेयर ने क्या मेडल जीता है, बस इतनी चीजें पूछ लेंगे। तो आपको थोड़ा सा गूगल कर लेना है 5 से 6 गेम्स का। गेम्स भी इन्होंने बता दिया खुद ही कि आर्चरी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन्ग जंपिंग, हॉकी, और जो अभी ओलंपिक्स हुए हैं ओलंपिक्स का थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। ठीक है, कि ओलंपिक्स में इंडियंस का खासा देखिएगा कि इंडियंस में किसने किसने क्या क्या जीता है। एशियन गेम्स अभी हुए हैं तो एशियन गेम्स का भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, इनको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर वाज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप विनिंग टीम इन 1983। अब ये थोड़ा सा जो बहुत ज्यादा क्रिकेट प्रेमी है वही ये चीजें कर सकता है, अदरवाइज चीजें थोड़ा सा इतना डीप का, थोड़ा सा इतना बैक का करंट अफेयर की नॉलेज होना थोड़ा सा वो लगता है। इसमें अजीत जो वेडकर हैं वो नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी एक्सरसाइज बाय द परमानेंट मेंबर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को आप जानते ही होंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें 5 मेंबर कौन कौन से हैं, तो चाइना है, रशिया है, यूके है, फ्रांस है, और आपका यूएसए है। ठीक है, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, ये 5 मेंबर्स हैं, ये 5 मेंबर ही समझ लीजिए मेजर पावर लेके चलते हैं, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, जिनका जो 2 साल तक की रहते हैं और चेंज होता रहता है इनका। कहना क्या चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सरसाइज बाय द परमानेंट मेंबर्स इन द लोकसभा। इनमें से क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, 2 वीटो ईच, मतलब प्रत्येक के पास मतलब हर एक मेंबर्स के पास, जो परमानेंट मेंबर है उसके पास 2 वोट होंगे। क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है। 3 वोट होंगे? नहीं, नहीं सही है। कंडीशनल वोट होगा? नहीं। दे हैव एब्सोल्यूट वीटो, उनके पास वीटो है। क्या है? एब्सोल्यूट वीटो है। मतलब अगर कोई प्रपोजल आ रहा है, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री ने प्रपोजल डाला, जैसे मान लीजिए अभी क्या नाम है आपके, पैलेस्टीन में ठीक ठाक वॉर चल रही थी। ठीक, अब मान लीजिए कि चाइना ने एक प्रपोजल डाल दिया था कि भाई ये वॉर रुकनी चाहिए। अब क्या करेगा, अब जो यूएसए है वो इजराइल के प्रेशर में क्या करेगा, इस प्रपोजल को वीटो कर देगा। एब्सोल्युटली वो वहीं पे उस प्रपोजल को रोक देगा। एक कंट्री ने भी अगर वीटो कर दिया ना, एब्सोल्यूट वीटो कर दिया, तो वो प्रपोजल आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसी वजह से इसी वीटो की पावर की वजह से, एब्सोल्यूट वीटो की पावर की वजह से इंडिया इन जो 5 परमानेंट मेंबर है ना, इनमें से एक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चाइना हमेशा वीटो कर दे रहा है। बाकी 4 मेंबर तो इंडिया की परमानेंट सीट के लिए एग्री हैं, लेकिन चाइना नहीं एग्री है। ये सारे एग्री हैं, लेकिन ये चाइना नहीं एग्री, ये बार बार वीटो कर देता है, इंडिया के अगेंस्ट ही चीजें करता है। ठीक है, ये चीज याद रखना है आपको। संगीत नाटक एकेडमी रिकॉग्नाइज एज द शास्त्रीय नृत्य एज वन ऑफ द, अब ये याद रखेगा, जो संगीत एकेडमी जिसे रिकॉग्नाइज किया गया शास्त्रीय नृत्य, जिसने रिकॉग्नाइज किया शास्त्रीय नृत्य एज वन ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। ठीक है, सिलेक्ट द स्टेट दैट रिप्रेजेंट द ओरिजिन ऑफ द शास्त्रीय नृत्य। तो सत्रिय नृत्य कहाँ का है, देखिए ये सत्रिय नृत्य की इमेज है, और ये सत्रिय नृत्य कहाँ का है, तो ये सत्रिय नृत्य है असम का, ये याद रखिएगा। अब इससे आपको दिख रहा है कि फोल्क डांसेस, बहुत बैक का नहीं पूछ रहे वो, आर्ट एंड कल्चर में जो बहुत बैक का नहीं पूछ रहे, वो क्या पूछ रहे, वो आपसे अभी जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जो वहाँ सॉरी जो क्लासिकल डांस है ना, उनके बारे में पूछ रहे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपका होमवर्क एक और लिख लीजिए आप। आपको करना क्या है, आपको अलग अलग स्टेट में, जैसे तमिलनाडु हो गया, यूपी हो गया, और आपका हो गया वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, केरला हो गया, केरला जरूर करिएगा। तो स्पेशली साउथ का जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि क्लासिकली लेवल पे वहां पे ज्यादा प्रमोशन गवर्नमेंट करती है और वहां के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो साउथ इंडिया के जितने भी क्लासिकल डांस है, आपको उनका एक कंपैरिजन बना लेना है। ठीक है, कि ये किन स्टेट से है। ठीक है, उनसे रिलेटेड गूगल करिए, बस ये वन लाइनर इन्फॉर्मेशन रखिएगा बस। अब एक दूसरा क्वेश्चन क्या है, 39 क्वेश्चन क्या करके, सत्यमेव जयते। आप ये देखते होंगे ना, सत्यमेव जयते इम्बलम में लिखा रहता है और अलग जगह भी लिखा रहता है। तो ये सत्यमेव जयते कहाँ से डिराइव है, विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद। तो याद रखिए किस उपनिषद से है, तो ये मुंडक उपनिषद से है। ठीक है, मुंडक
उपनिषद से है। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में आ चुका है, यूपीएससी सीएससी में भी आ चुका है और मेरे हिसाब से शायद ये सीडीएस में भी आ चुका है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस तरह के क्वेश्चन अगर वो दे रहा है तो वो साइन दे रहा है कि मतलब हम थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। आई होप अब लग रहा है आपको कि कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये थोड़ी सी हेल्प करिए, अगर हेल्प कर रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कैसे आपको ये वीडियो लगी। अब अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। नेम अ पर्सन हु वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड 2020, पद्मश्री अवार्ड। अब यहाँ पे ये 2020 दे दिया है, आपको डरना नहीं है कि 2020 कहीं जाकर पूछ लेगा क्या, नहीं। दे विल आस्क कि 2024 में किसे मिला, 2025 में भी किसे मिला। उसमें भी सबका नहीं करना है आपको, आपको जो मेजर है, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड किसी ने कुछ किया, एजुकेशन से रिलेटेड किसी ने कुछ किया, हेल्थ से रिलेटेड किसी ने कुछ किया है, तो इनका आपको कर लेना है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड किसी ने कुछ किया है, उनके जिनको पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए आप। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं एक दे दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो 30,000 सैपलिंग्स। ठीक है, तो किसने किया था? ठीक है, ये थी तुलसी ग्वाडा, श्रीमती तुलसी ग्वाडा। क्या नाम था इनका? श्रीमती तुलसी ग्वाडा। देखिए ये है तुलसी ग्वाडा, ये तुलसी ग्वाडा है। ठीक है, इनको प्रेसिडेंट पद्मश्री दे रहे हैं 2020 में। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। देखिए लिखा है, मतलब इन्हें, ये कर्नाटका की हैं, कर्नाटका की हैं। और इन्हें इनका पूरा उनकी इनकी पूरी लाइफ कर्नाटका के जो फॉरेस्ट होते हैं उनके मेंटेन में गई है। इन्हें फॉरेस्ट में हर एक चीज के बारे में पता है, हर एक वैरायटी, हर डाइवर्सिटी के बारे में, जो प्लांट्स की डाइवर्सिटी उस सब के बारे में इन्हें पता है। इन्हें मदर ऑफ ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, क्या नाम है इनका? तुलसी वाडा, तुलसी वाडा। ठीक, अब ये आया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो जी को ज्योग्राफी का है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? असर्शन एंड रीजन के बेसिस पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थक्वेक जनरेट्स सुनामी बाय वर्टिकल मूवमेंट ऑफ सी फ्लोर एज इन द नॉर्मल फॉल्टिंग और ट्रस्ट फॉल्टिंग। तो बिल्कुल बात सही है। अर्थक्वेक कैसे जनरेट करता है? अर्थक्वेक जनरेट करता है सुनामी को। हम सब ने पढ़ा है कि भाई अर्थक्वेक क्या करता है, वो जनरेट करता है सुनामी को। कि अर्थक्वेक आता है और कैसे जनरेट करता है? वर्टिकल मूवमेंट के थ्रू। कैसे? वर्टिकल मूवमेंट के थ्रू। हमने ये देखा था ना, वर्टिकल मूवमेंट के थ्रू जब हमने अर्थक्वेक पढ़ा था। देखिए ये हो रहा है, यहां देखिए अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक, ये फॉल्ट लाइन है, जिस फॉल्ट लाइन की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, फॉल्ट लाइन के थ्रू। अब ये देखिए अर्थक्वेक यहाँ आया और ये देखिए वर्टिकल मूवमेंट हुआ। ठीक है, सुनामी बाय वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर। सी फ्लोर का देखिए वर्टिकली मूवमेंट हो गया, उठ गया पानी, वर्टिकल मूवमेंट हुआ। इससे क्या हुआ? फॉल्टिंग के थ्रू सुनामी क्रिएट हो गई। सुनामी क्या होती? पानी का अपने नॉर्मल लेवल से ऊपर उठ जाना। वर्टिकल उठ होने पे होती है ना, नीचे अर्थक्वेक आया, पानी ऊपर से वर्टिकली उठ गया। ठीक, तो सुनामी आ गई। ठीक, अब ये रीजन क्या दे रहा है? रीजन दे रहा है कि इफ द सी फ्लोर मूवमेंट इज हॉरिजॉन्टल सुनामी आर जनरेटेड। भाई पहले तुम कह रहे हो कि, अब देखिए कितना कितना मतलब लॉजिकली आपको देखना है कि क्वेश्चन कितना गंदे तरीके से फ्रेम कर दिया एग्जामिनर ने। ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ कह रहा है वर्टिकली जनरेट होती है, फिर यहाँ कह रहा है कि हॉरिजॉन्टली होती है। भाई गधा समझ रखे हो हमें तुम, ये कट जाएगा। ठीक है, आंसर विल बी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए देखिए मैंने ये चीजें लगा दी हैं। ठीक है, अब चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो द विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सोर्स द ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड द वॉरशिप। मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन बिलीफ एंड फेथ किस पर्टिकुलर सेक्शन से आती है? विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर टू ऑल। तो फंडामेंटल राइट भाई साहब, क्योंकि फंडामेंटल राइट जब आप देखने जाओगे तो उसी में ही लिबर्टी ऑफ थॉट्स बिलीफ एक्सप्रेशन एंड फेथ एंड वर्शिप होता है। जब आर्टिकल आप 19 देखोगे तो उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। फिर जब ये फंडामेंटल राइट में ही है, फंडामेंटल राइट में ही, फंडामेंटल राइट में जब आर्टिकल आप जाओगे, सॉरी 2025 से 2028 जाओगे तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की आपको दी गई है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको दी गई है। तो फ्रीडम ऑफ जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सॉरी ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इस फ्रीडम ऑफ रिलीजन को आर्टिकल किस आर्टिकल से है? ये आर्टिकल 25
टू 28, इतने से इतने तक है, ठीक है। तो ये सब कहाँ है, ये फंडामेंटल राइट में ही है, तो ना ए होगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोटिंग गाइडलाइन, ठीक है, फॉर नीति आयोग। नीति आयोग के लिए नोटिंग गाइडलाइन कौन सी है, तो देखिए मैंने यहाँ पे ये गाइडलाइन दे दी है कि ऑब्जेक्टिव नीति आयोग का क्या है। तो इसका आंसर ये है कि भाई अंत्योदय, बिल्कुल हाँ, अंत से अंत में जो लोग हैं उसका उदय करना, तो इनकी गाइडलाइन है। इंक्लूजन मतलब हर एक लोगों के लिए उत्थान की बात करना, तो इंक्लूजन भी है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करना, ये भी है। डीलिमिटेशन क्या ये है, नहीं, ये काम तो किसका है, डीलिमिटेशन कमीशन का काम है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि डीलिमिटेशन क्या होता है और डीलिमिटेशन करने की अथॉरिटी किसके पास है, ठीक है, ये बताइएगा। दिस इज द आंसर, डी इज द आंसर, ये नहीं है उनका मोटो। 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू टैटूइंग। याद रखिए टैटू कराने वाले, टैटू करने से कौन सी डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे चली जाती है, मतलब एक पर्सन ने टैटू कराया, ठीक, और उस बंदे को कोई बीमारी रही होगी जिसने टैटू कराया, और उसी सुई से इस बंदे की जिसकी बीमारी है टैटू हुई, और उसी सुई से अब दूसरे बंदे कर रहे हैं। टैटू करने से एक बंदे से दूसरे बंदे में बीमारी जाती है, मतलब टैटू किससे क्या आती है, थोड़ा सा एक इंजेक्शन होता है उससे की आती है, कौन सी जाएगी, तो भाई चिकनगुनिया इसमें नहीं होगी। चिकनगुनिया ब्लड के ट्रांसमिशन से नहीं फैलती है, क्योंकि जो भी टैटू से बीमारी फैल रही है, इस बात को याद रखिएगा, मेरी इस बात को याद रखिएगा, वो ब्लड ट्रांसमिशन से फैलती है, ठीक है। ब्लड ट्रांसमिशन किससे होगा, टैटूइंग से होगा। चिकनगुनिया तो नॉर्मली होती है ना। तो हेपेटाइटिस बी एंड HIV एड्स, आपको पता ना कि सुई से किससे लग के बनता है, तो HIV एड्स फैलता है। तो 3 जिसमें भी होगा, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 2 किसमें है, तो 2 इसमें, इसमें, तो बी इज द आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें चूज करना है। नेम द फेनोमेना of the light due to which the sudden change of the direction of the light happen from one transparent subject substance into another। तो इसमें आंसर होगा आपका जो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट द कंट्रीज विच इज नॉट द मेंबर ऑफ द G7। G7 की कौन मेंबर नहीं है, तो आपको याद रखना है G7 मतलब 7 नेशन होंगे, ठीक। तो पहले G7 की हिस्ट्री देख लेते हैं हम एक बार यहाँ पर। तो ग्रुप ऑफ G7, तो G7 में कौन कौन है, G7 इज द इनफॉर्मल फोरम है। कब स्टैब्लिश हुआ, तो 1975 में हुआ। कितनी कंट्रीज हैं, तो 7 कंट्रीज है। कौन कौन, इटली, तो इटली तो है भाई। जापान, तो जापान तो है भाई, ठीक। फ्रांस, यूएस, तो यूएसए भी है भाई। बचा क्या, इंडिया, तो इंडिया नहीं है, तो इंडिया पार्ट नहीं है, नॉट अ मेंबर, ठीक है। बाकी और कौन कौन है, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ये हैं, तो ये 7 मेंबर हैं। इनका डिस्कशन क्या है, क्या प्रॉब्लम करती है, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड क्लाइमेटिकल इशू। मेनली ये पावरफुल इंडस्ट्रियलाइज नेशंस का एक ग्रुप है, ठीक है, पावरफुल इंडस्ट्रियलाइज नेशन का ग्रुप है, जो इकोनॉमिक ग्रुप है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग of the given option related to the national education policy 2022 sorry, select the one is incorrect। इनमें से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। तो देखिए, सेटिंग अप द मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, बिल्कुल ये बात तो है उसमें, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए ये लिख दिया है, यहाँ पे लगा दिया है कि भाई नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात करने की तो बात इसमें कही गई है, ठीक है। करंट करिकुलम जो है ना, करिकुलम अभी जो चल रहा है 10+12 2 का चल रहा है, 10+2 का चल रहा है। अब एनईपी क्या कह रही है, एनपी ने 5+3+3+4 की बात करी है, ये करिकुलम की बात करी है, तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। और क्या है, ये भी ऑप्शन सही है। अब नेशनल असेसमेंट सेंटर परख हैज बीन क्रिएटेड टू असेस द स्टूडेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एक परख सेंटर बनाया जाएगा, ये एनपी में बोला गया है, और वो क्या करेगी, वो असेस करेगी स्टूडेंट की, क्या करेगी, स्टूडेंट को असेस करेगी कि उनकी कितनी अटेंशन है, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, कितना उनको एजुकेशन से फायदा हो रहा है, ये सब चीजें करेगी, ठीक है। अब 12 इयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड 5 इयर्स ऑफ आंगनवाड़ी, यहीं पे कैच है। 12 इयर्स ऑफ स्कूलिंग तो ठीक है कि स्कूल 12 ईयर का होगा, ये बात तो सही है, ये लाइन तो ठीक है। यहां से इन्होंने गेम कर दिया, ये 5 की जगह पता है क्या होगा, 5 की जगह 3 इयर्स होगा,
3 इयर्स ऑफ आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल होगा। ठीक है, तो ये डी इज द राइट आंसर, जो विच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट है आपका डी वाला पार्ट, क्योंकि उसमें 5 ईयर नहीं 3 इयर्स का आंगनवाड़ी की बात कही गई है। नेम द फिल्म दैट हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट चाइल्ड फिल्म का अवार्ड। तो अब अगेन देखिए, जो फिल्म होती हैं इंपॉर्टेंट, ये आपको केवल 2021 की फिल्म दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि 2021 के बैक में जाकर याद करिए आप 2023, 2024, 2025 ये जो बैक में फिल्में को जो अवार्ड मिले हैं वो आपको देख लेना है। इसी तरीके से गेम में जो अवार्ड मिले हैं ये आपको देखना है। खासा ओलंपिक और एशियन गेम का जरूर एक लिस्ट बना लेती है गूगल से रिसर्च कर करके। ठीक है, अवार्ड एट द नेशनल फिल्म अवार्ड एकेडमी सेरेमनी हेल्ड इन 2021। तो कौन सी पिक्चर थी? तो भाई कस्तूरी थी, जो बेस्ट चाइल्ड फिल्म अवार्ड इसे ही मिला था नेशनल फिल्म अवार्ड के थ्रू। ठीक है, किसे मिला था? कस्तूरी। तो कस्तूरी इज द राइट आंसर। ये है, ये 2 बच्चों के बीच पे थी। ठीक है, इसको जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन पिक्चर है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द लोकेशन वेयर सीबीआई एकेडमी इज लोकेटेड। अगेन मैंने जो टॉपिक आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है, वो ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो क्या करेंगे आपसे आपसे ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगे उनके हेडक्वार्टर्स पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये गाजियाबाद यूपी है, ये देखिए, जिनको नहीं दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गाजियाबाद दिख रहा होगा शायद आपको, गाजियाबाद यूपी। ठीक है, ये सेंटर है सीबीआई का। ठीक है, अब देखिए नोबेल पीस प्राइज भी 2021 का दे रहा है। तो ये 2020 और 21 के अवार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं आपको बैक एंड में जाके करना है आपको। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि 2022 नहीं, 23, 24 बहुत बैक में जाना है तो 23 तक चले जाइए, अदरवाइज 24, 25 इनफ है, क्योंकि उतने ही में वो पूछेगा आपको। तो ये किसे मिला था? तो ये नोबेल पीस प्राइज मिला था मारिया रेसा डिमिटी मोरोटो को मिला था। ठीक है, ये दोनों हैं। अब इन्हें क्यों मिला था? तो इन्हें इनके एफर्ट जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता था ना, जिसको अभी हमने आर्टिकल 19 में देखा था, ठीक है, डेमोक्रेसी को करने में, तो वो इनके बेसिस पे है। ठीक है, तो नोबेल पीस प्राइज 2021 में किसे मिला था? मारिया रेसा और डेमेट्री मोरुटो को मिला था, और ये वो दोनों लोग हैं। ठीक है, एक लेडी और एक जेंट्स। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? 51 क्वेश्चन क्या है कि नभ स्पर्श दीप्तम इज द मोटो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, इसमें इतना आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते थे कि इंडियन नेवी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नभ की बात कर रहा है। नभ मतलब स्काई, नभ मतलब स्काई। स्काई से रिलेशन किसका होता है? या तो इसरो का होगा या तो इंडियन एयर फोर्स का होगा। ये दोनों तो कट जाएंगे। ठीक, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होनी थी। आप क्या करते? लॉजिकल गेस लगाते कि भाई एफकैट पेपर किसका है? इंडियन एयरफोर्स का। मोस्टली क्वेश्चन भी जो मैंने देखा ना इस मॉडल पेपर में, वो इंडियन एयरफोर्स के ज्यादा हैं। मतलब एयरफोर्स के, वो दे वांट कि आप एयरफोर्स के बारे में ज्यादा पढ़ो, ना कि आप मतलब उतना नेवी और उतना उनके बारे में क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। और आंसर भी मेनली इनके तरफ ज्यादा टिल्ट है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये एक ट्रेंड है, जस्ट अ ट्रेंड जो मैंने आपको बताया है, कोई वो नहीं है। देखिए ये लिखा है, टच द स्काई विद ग्लोरी नभ स्पर्श दर्पण दीप्तम। नेम द इंडियन एयर फोर्स ऑपरेशन। देख लीजिए, इंडियन एयर फोर्स के ऑपरेशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, मैं कुछ खुद खुद नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन के बारे में। तो आपको क्या करना है, इंडियन एयरफोर्स के जितने भी अभी तक ऑपरेशन हुए हैं, ठीक है, मेजर मेजर वॉर के समय में, वो आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, ड्यूरिंग द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के समय में 1991 तो 1999 क्या था ऑपरेशन? तो ऑपरेशन था सफेद सागर। अब इस ऑपरेशन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने पिक्चर भी इस पे बनी है कारगिल, वो ऑपरेशन सफेद सागर था। और जो इंडियन आर्मी जो ऑपरेशन कर रही थी उसका नाम था विजय, ऑपरेशन विजय नाम था, जो इंडियन आर्मी कर रही थी लैंड से। और इनके ऑपरेशन का नाम क्या था? कि सफेद सागर। तो सफेद सागर को इनको विजय करना था और इनको विजय इसमें करना था। दोनों ने हैंड होल्डिंग करी अलग अलग मिशन के थ्रू। तो इनका मिशन का नाम था सफेद सागर एयरफोर्स वालों का, और इनका था विजय आर्मी वालों का। ठीक है, तो ये था, याद रखिएगा। अब नेम द कंट्री फ्रॉम विच द इंडिया ब्रॉट द बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये देखिए, अलग अलग मिसाइल सिस्टम ने लिख दिया है। आकाश मिसाइल सिस्टम, बराक 8A मिसाइल सिस्टम, ठीक है, बराक 8A मिसाइल सिस्टम, और स्पाइडर और एमआरसैम, ये सारे लिख दिया है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे चैनल में, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में। तो ये इजराइल से लिया था, रशिया से नहीं लिया था, यूएसए से नहीं लिया, फ्रांस से नहीं लिया, इजराइल से लिया है। ठीक है, तो ये याद रखेगा।
अब चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द IGLA इन डिफेंस पैरालांस। ठीक है, क्या है ये? तो देखिए ये चीज है IGLA। आपने सुना होगा कि शोल्डर पर रख करके एक मिसाइल ऐसी है जिसे शोल्डर पर रख करके आप दाग सकते हो, तो वो IGLA का मतलब यही है, IGLA मिसाइल, IGLA मिसाइल। देख लीजिए अगेन, वो एयरफोर्स में जो रिलेटेड वो चीजें है वही पूछ रहा है मिसाइल। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? शोल्डर फायर्ड मिसाइल, शोल्डर फायर्ड मिसाइल, ना कि लॉक पैड, ना कि लॉन्ग रेंज मिसाइल, ना कि लॉन्ग, ना कि क्लस्टर बॉम्ब, ये शोल्डर फायर्ड मिसाइल ही इसका ऑप्शन है, ये याद रखिएगा। तो IGLA का मतलब यही है। ठीक है, तो फॉलो बेसिक डिफेंस आपको होप है कि चीजें अच्छी लगी होंगी, और जैसा भी लगा होगा दूसरा पार्ट, अगर आपको दूसरा जो मॉडल पेपर है, तो पहला मॉडल पेपर था, आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।